नमस्कार, पुलिस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकिशन। नजर डालते अभी तक की मुख्य हेडलाइंस में। कोरोना काल में बंद हो नामांकन की प्रक्रिया, नहीं तो बच्चों में फैलेगा संक्रमण। बिहार में अब कोसी बूढ़ी गंडक में उफान, नए इलाकों में बाढ़ का कहर जारी। मौसम विभाग का अलर्ट, कहीं तेज तो कहीं होगी हल्की बारिश। सुशांत सिंह राजपूत केस की सीबीआई जांच के लिए दबाव बनाए नीतीश कुमार। और पंचायत सचिव का शव करगहर नहर से बरामद, 3 दिन पहले हुए थे लापता। अब खबरें विस्तार से। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष केदारनाथ पांडे व महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने संयुक्त बयान में कहा है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 4 अगस्त से नामांकन करने के लिए विज्ञप्ति के माध्यम से निर्देश जारी किया है, लेकिन हकीकत यह है कि आज तक विद्यालय में न तो क्रॉस लिस्ट आई है और न ही मार्कशीट। किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट बच्चों की उत्तीर्णता के संबंध में उपलब्ध नहीं कराया गया है। अगर बच्चे नामांकन के लिए विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र अथवा अंक पत्र की मांग करेंगे तो उनको कैसे उपलब्ध कराया जाएगा। इसलिए कोरोना महामारी में इनकी नामांकन की प्रक्रिया को रद्द करते हुए आगे की तारीख के लिए बढ़ाया जाए। उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाला लाइफलाइन पुल महात्मा गांधी सेतु के पश्चिम लेन पूरी तरीके से बन चुका है, जिसका उद्घाटन भारत सरकार के केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी 31 जुलाई को 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे। इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव समेत कई मंत्री मौजूद होंगे। ये नितिन गडकरी जी डीसी के थ्रू वहाँ से उद्घाटन करेंगे और हमारे यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार एवं उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार एवं पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव जी यहाँ पर रहेंगे। अभी तक हम लोगों को ऐसा इन्फॉर्मेशन मिला है। कितना बजे सर उद्घाटन होगा? 11 बजे का टाइम दिया गया है, 5-10-20 मिनट इधर उधर होता है, तो 11 बजे लगभग उद्घाटन कर दिया जाएगा। उसके बाद जनता को समर्पित कर दिया जाएगा ये पश्चिम रेलवे। बिहार में कोसी और बूढ़ी गंडक नदी में उफान के कारण बाढ़ के हालात बिगड़ गए हैं। इन दोनों नदियों में आई उफान ने नए इलाकों में बाढ़ का पानी फैला दिया है। हालांकि राहत की बात यह है कि गंडक, बागमती और अगवाड़ा समूह की नदियों का उफान पहले से कम हुआ है। गंगा के जलस्तर में भी हर जगह कमी आई है, लेकिन बड़ी नदियां अभी भी खतरे के निशान के ऊपर है। पटना सहित राज्य के 22 जिलों के लिए मौसम विभाग ने हल्की बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अनुमान में पटना, गया, नालंदा, मुजफ्फरपुर सहित बिहार के 22 जिलों में 31 जुलाई तक मौसम सामान्य रहने की उम्मीद जताई है, जबकि बिहार के तटवर्ती इलाके जैसे पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्णिया, गोपालगंज, अररिया, रक्सौल सहित 16 जिलों में आंधी तूफान के साथ तेज बारिश की संभावना है। अरब सागर से दक्षिण पश्चिम और बंगाल की खाड़ी से आ रही पूर्वी हवा के कारण बिहार के तटवर्ती इलाकों में लगातार बारिश की संभावना है। दक्षिण मध्य बिहार के पटना, गया, नालंदा सहित दूसरे जिलों में 1 अगस्त से मध्यम दर्जे की बारिश के भी आसार बने हुए हैं। सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा सीबीआई जांच नहीं करने के सवाल पर बिहार बीजेपी के प्रवक्ता अखिलेश कुमार सिंह ने घोर निंदा की है और बिहार के सभी एनडीए नेता को इस मामले को लेकर साथ आने की बात कही है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि केंद्र सरकार से सीबीआई जांच करने की सिफारिश भी करनी चाहिए। भारतीय सिनेमा उद्योग के उभरते हुए सितारे सुशांत सिंह राजपूत जी के निधन का सबको दुख है। पूरा बिहार मर्माहत है, लेकिन इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उनके परिवार के लोगों को महाराष्ट्र पुलिस पर भरोसा नहीं था, इसलिए उन लोगों ने बिहार में एफआईआर दर्ज कराया है और बिहार पुलिस भी इसका जांच कर रही है। लेकिन जिस प्रकार से महाराष्ट्र पुलिस का रवैया है, कहीं ना कहीं संशय पैदा करता है और इसलिए मैं चाहता हूं कि बिहार के अंदर जो यूपीए के नेता हैं, राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं, नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव और साथ ही कांग्रेस के जो नेतागण यहाँ बयानबाजी कर रहे हैं, एक छोटा काम करें, केवल महाराष्ट्र सरकार से एक रिकमेंडेशन भारत सरकार को भिजवा दें और सीबीआई जांच स्वतः हो जाएगी। लेकिन ये जो यहाँ नौटंकी कर रहे हैं, ये नहीं करनी चाहिए। तो वहीं सुशांत सिंह राजपूत मामले में बिहार पुलिस के द्वारा शुरू की गई जांच के बाद अब इस प्रकरण पर राजनीति ने तूल पकड़ा है। एक तरफ जहां सुशांत सिंह के परिवार ने महाराष्ट्र पुलिस के जांच
पर सवाल खड़े किए हैं। तो वहीं महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री अनिल देशमुख के द्वारा सीबीआई जांच की मांग को नकारने के बाद बिहार की सियासत गर्म हो गई है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी सुशांत सिंह राजपूत मामले में सवाल खड़ा करते हुए नीतीश कुमार पर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि इस मामले में नीतीश कुमार को सामने आकर सीबीआई जांच के लिए दबाव बनानी चाहिए। तो वहीं रालोसपा के मुख्य प्रवक्ता इंजीनियर अभिषेक झा ने भी सुशांत सिंह राजपूत मामले को लेकर के कहा है कि वो बिहार ही नहीं बल्कि देश के लोगों के लिए आए कौन थे, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने सीबीआई जांच की मांग को खारिज कर दिया है। वो कहीं से भी उचित नहीं है, इसलिए आत्महत्या के रहस्य से पर्दा उठाने के लिए सीबीआई जांच की हम मांग करते हैं। उनकी मौत के बाद लगातार लोगों का विश्वास मुंबई पुलिस के साथ था और कुछ हद तक है भी कि मुंबई पुलिस सही तफ्तीश करेगी, लेकिन बहुत आश्चर्य होता है यह जानकर कि इतनी सारी बातें, इतने सारे आरोप जो परिवार ने पहले लगाए थे, यह सब मुंबई पुलिस के द्वारा उजागर किया ही नहीं गया और थक हारकर सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को पटना के राजीव नगर थाने में मुकदमा दर्ज कराना पड़ा है। बिहार की पुलिस गई हुई है मुंबई तफ्तीश करने के लिए। हम लोगों का ऐसा मानना है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। उनके लाखों करोड़ों फैंस, वे सब लोग दुखी हैं और सभी लोग यही चाहते हैं कि उनकी मौत जिन भी परिस्थितियों में हुई है उस परिस्थिति को उजागर किया जाए। चेहरा कितना भी बड़ा क्यों नहीं हो, उनकी मौत के पीछे का कारण जो भी इंसान हो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, तभी न्याय प्रणाली पे लोगों का विश्वास जमा रहेगा। मुंबई पुलिस का जो भी रवैया रहा है संदेह के घेरे में है, इसलिए उनके लाखों करोड़ों फैंस और हम सब लोग चाहते हैं कि इस पूरे मामले की तफ्तीश सीबीआई करे, ताकि कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो कानून से ऊपर उसका हाथ नहीं जा पाए। नेपाल से सटे बिहार के मधुबनी जिला में एक बार फिर से बाढ़ का कहर झेलना पड़ रहा है। मधुबनी के लगभग सभी प्रखंड में बाढ़ अपना कहर दिखाने के लिए तैयार है। ऐसे में मधुबनी के जयनगर अनुमंडल में पिछले साल के विनाशकारी बाढ़ का निशान अभी मिटा भी नहीं था कि एक बार फिर से लोगों को बाढ़ का डर सताने लगा है। जनप्रतिनिधि और प्रशासन के खिलाफ लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। लोगों का कहना है कि कमला नदी का पानी कटाव बहुत तेजी से कर रहा है, लेकिन कोई देखने तक के लिए नहीं आया है। क्या समस्या है सर आप लोग का? हम लोग का समस्या है सर कटानी जो हमारे गांव तरफ जा रहा है और घर गिरने के लिए तैयार है, और जो है ना पूरे बाढ़ से हम लोग दह गए हैं और पानी जो है जमा पूरे हो गया। हम लोग जो है ना अब दहने के लिए पूरा खत्म होने के लिए तैयार हो गया। मेरा बाल बच्चा सब दह रहा है, घर गिर रहा है, पानी घुस गया। पूरा कटानी में रोपनी किया था धान को, पूरा दह गया और कटानी में चला गया। हम लोग के पास कुछ नहीं बचा है। हम लोग जो है ना आक्रोश है जनता अथी में। सर ये क्षेत्र को जो है हम बाढ़ प्रशासन घोषित करना चाहते हैं। प्रशासन से हम यही निवेदन करते हैं कि कृपया आकर के कम से कम देखें और सुझाव दें, इस कटानी को रोकने का कोशिश करें। आप लोगों के माध्यम से हम वहां तक पहुंचाना चाहते हैं। कौन सा गांव पर? मोतिहारी में तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त पंकज कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रमंडल स्थित सभी जिलों के जिलाधिकारी, उप महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक से कोविड-19 के बाबत एवं लॉकडाउन के अनुपालन हेतु समीक्षा बैठक की। सभी जिलाधिकारी ने कोविड-19 के बाबत की गई तैयारी से आयुक्त को अवगत कराया है। जिलाधिकारी मोतिहारी ने आयुक्त को बताया कि 445 लक्ष्य के विरुद्ध 229 टेस्ट किए गए हैं। कंटेनमेंट जोन में लगातार स्क्रीनिंग टेस्ट कराए जा रहे हैं। पीएचसी लेवल पर टेस्ट कम हुए हैं, इसकी लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है। बिहार के गया में 3 कुख्यात नक्सली ने आत्मसमर्पण कर दिया है। उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र छगड़बंदा में तीनों नक्सली सक्रिय सदस्य रहे हैं। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में सब जोनल कमांडर सूबेदार यादव, सब जोनल कमांडर मनदीप यादव उर्फ मतला तथा तीसरा नक्सली जो हार्डकोर के सक्रिय सदस्य है, जिसका नाम शशि भुइया उर्फ रवि है। नक्सलियों पर गया सहित बिहार के कई पुलिस रिकॉर्ड में दर्जनों नक्सली वारदात से संबंधित मामले दर्ज हैं। कैसे मन में परिवर्तन आया? हम तो मुख्यधारा में जुटने के लिए हम आए हैं। वहाँ देखे कि वहाँ शोषण हुआ पूरा, इसी चलते हम चलाए हैं। क्या मुख्य बिंदु क्या था जिसके कारण आपका बचाव हुआ? क्या दिक्कतें हुई थी? दिक्कत खाने पीने से लेकर बहुत चीज़ दिक्कत हुआ। इसी में हम सोचे कि हम हमको बच नहीं पाएंगे, इसी के चलते हम मुख्यधारा में जुटने के लिए हम जुट गए हैं। कब जुड़े थे आप? कब जुड़े थे आप? जुड़े हम 2-3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए। संगठन से कब जुड़े? संगठन में कब शामिल हुए थे आप? लास्ट 15 से हम जुटे हैं। 15 में
किस कारण से शामिल हुए थे आप? हम ऐसा ही खुशी चला गए थे। हाँ, हम खुशी से चला गए थे, हमको उतना पता नहीं था क्या होता है माओवादी, क्या होता है नक्सल, हम नहीं जान रहे थे। इसी चलते हम चला गए थे। हम समझदारी हुआ तो हम मुख्य धारा में जुटने के लिए हम जुटे। कौन लोग थे जो आप लोग को ले जाते थे? कौन लोग? कुछ बता सकते हैं? यादव थे कि चलो भाई मुख्य धारा में शामिल हुए, काफ़ी आप सक्रिय थे। ठीक है, वहाँ जो हम लोग जो बहकावा में चला गए, किसी को माओवादी भी ले जाता है तो लोभ लालच न समझ के कारण ले जा करके तरह तरह का दिया जाता है लोभ लालच, लेकिन वो नक्सली अपना रास्ता छोड़ करके ही भटक चुके हैं। वो भटक चुके हैं जिसमें नेता मंत्री का बाल बच्चा देश विदेश पढ़ेगा, गरीबों का बाल बच्चा का नीमक रोटी ही नहीं मिलना मुश्किल पड़ता है। इसलिए हमें मुख्य धारा में जुटने का प्रयास किया और भी अपने साथियों को और हमारे जो सहयोगी साथी जो भी हैं उन लोग भी यही समझ के यहाँ मुख्य धारा में जुटने का प्रयास किए। नक्सल में क्या दिक्कतें सामना करना पड़ता था तब? खाने से पीने से लेकर के सोने से बैठने से सब में ही दिक्कत है। वहाँ पुलिस ऑपरेशन में जाता है तो भागते भागते कहाँ जाइएगा, छुपने का जगह नहीं है। नक्सली लोग कहते हैं कि जबरदस्ती की लड़ो भिड़ो, तो क्या लड़िएगा। उस जगह पर मानसिक दबाव डालता है कि जा करके लड़ो। हम लोग नहीं बोलते हैं कि नहीं लड़ेंगे, हम लोग कमाने खाने वाला के जबरदस्ती पकड़ के लाया जाता है तो हम लोग कितना क्या कर सकते हैं। हर परिवार हम लोग का खाने पीने के लिए कपड़ा के लिए तरसते रहता है। अब कैसे जुड़े थे? आप कैसे जुड़े थे? जुड़ने का खास समस्या है जमीन संबंधी। हम वहाँ पर ही कोई नहीं था पहले में, हमको समाज में नहीं आया, जो कि बहकावा में हम चला गए। अब क्या करना चाहते हैं? नक्सली छोड़कर अब मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं, क्या करना चाहेंगे? अब यहाँ मुख्य धारा में जुड़ करके ही हम जो भी यहाँ व्यवस्था जो है उसको सामना करेंगे। नक्सलियों से क्या कहना चाहेंगे कि जो हथियार के बल पे अपने दम दिखाते हैं और पुलिस को भी मारते हैं, खुद भी मरते हैं, अनाथ करते हैं कितने घरों को, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनको बारे में हम यही कह सकते हैं कि वो अपने रास्ते से भटक चुके हैं। वो मार्क्सवाद का ही पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन मार्क्सवाद का कोई वहाँ सिद्धांत नहीं है। मार्क्स का सिद्धांत पे नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा है। ठीक है। देखिए, इसमें मुख्य बात यह है कि ये जो तीनों सदस्य है सब जोनल कमांडर लेवल के हैं और ये एक्चुअली जो इनका आम दस्ता होता है, जो फौजी इनका प्लेटून है, उसके सदस्य भी है, जो एक्चुअली लड़ने वाले लोग हैं, जिनका कई बार हो सकता है पुलिस से भी मुठभेड़ हुई हो। तो इनका मेन स्ट्रेंथ जो होता है मिलिट्री स्ट्रेंथ, उसमें से ये लोग हैं, इसीलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए मैं आज पटना से यहाँ पर आया भी हूँ, क्योंकि ये महत्वपूर्ण कार्डर है। कितनी बड़ी सफलता होगी, क्या इस लाभ होने वाला है आगे? हम सफलता इसको तभी मानेंगे कि इनको देख करके, जिन्होंने जो अभी आपके साथ भी बात की कि किस तरह से इनको कठिनाई हो रही थी वहाँ पर रहने में, या किस तरह को इनके जो ऊपर के लोग हैं इनको प्रताड़ित कर रहे हैं या इनको कुछ नहीं दे करके अपना आराम से रह रहे, जो इन्होंने कहा हम लोग को भी। तो अगर ये बात सभी तक पहुँच जाए तो हमारे भटक के जो नौजवान उस धारा में शामिल होने के आगे बढ़ रहे हैं, अगर उनको हम रोक पाते हैं या जो ऑलरेडी गए हैं उसमें से लोग फिर से सरेंडर अगर करते हैं और लोग, तो ये हमारे लिए बड़ी सफलता होगी। ये लोग पूछताछ में कुछ राजनेता का भी नाम बता रहे हैं क्या? पूछताछ में जो ऐसी बात तो नहीं है। उनके जो ऊपर के लीडर हैं नक्सल स्वयं आए कि दिया गया मैसेज इन लोग नहीं, इनके लिए देखिए बात ये होती है कि उनको भी विश्वास होगा तभी आते हैं सरेंडर करके। तो उनको विश्वास दिलाना कि सरकार जो नीति बनाई है उसके बारे में उनको जानकारी देना, फिर उनको कन्विंस करना, चूँकि वो सालों से रह रहे एक किसी धारा में है, उससे निकालना इतनी आसान बात नहीं। इसीलिए मैंने जो बधाई दी हमारे ऑफिसर्स को यहाँ पर, चाहे CRPF के हो या जिला के हो, तो इन लोगों ने कड़ी मेहनत की। ये निगोशिएट करना इतना आसान बात नहीं है। उनको समझाओ एक, क्योंकि ये चल रहा है काफ़ी 2-4 महीने से लगातार चल रहा है। धीरे धीरे करके उनके दिमाग में ये बात डाली, वो भी कन्विंस हुए, उसके बाद वो वापस आ गए। तो वे काफ़ी मेहनत का काम है।
भटके हुए नौजवान को क्या मैसेज देना चाहेंगे? भटके हुए जो नौजवान हैं उनको यही कहना चाहूँगा कि बहुत सारी सरकारी स्कीम्स भी चली है जो दुर्गम एरिया में है, कुछ लोगों को उनमें आरक्षण का लाभ भी मिल सकता है। बहुत सारी सरकारी नौकरियां आती रहती है, बहुत सारे सरकारी योजनाएं चलती है, उसमें काम मिलता है, चाहे मनरेगा का काम हो, बहुत सारी स्कीम्स हैं। स्पेशली दुर्गम एरिया के लिए, नक्सल एरिया के अलग अलग स्कीम्स बनी है, तो उसको लेकर के अपने बाल बच्चों को वो लोग पढ़ाए या खुद पढ़े और आगे बढ़े, खुद भी आगे बढ़े, अपने परिवार को आगे बढ़ाए, उसके कारण अपने आप अपना समाज आगे बढ़ेगा। इसमें जाने से कोई बहुत लाभ होगा नहीं, वो देख रहे होंगे सालों से ये चल रहा है। जितने लोग भी उसमें गए, लोअर लेवल पर जो भी कैडर्स गए, उनकी हालत वो लोग देखते होंगे, तो वो खुद ही समझ जाएंगे क्या बात है। अपने खुद का विकास अगर करना चाहते हैं वो लोग, तो मेन स्ट्रीम में आए, जो गए हुए हैं, और जो नहीं गए हुए हैं वो उधर ना जाके मेन स्ट्रीम में रहकर अपने परिवार को आगे बढ़ाने का कार्य करें। सर, किस लेवल के नक्सली थे और कितने केस में वांछित थे? ये तो सब जोनल कमांडर है, उसमें आपको दिया गया है प्रेस विज्ञप्ति। उसमें कितने केस में वांटेड रह चुके थे? केसेस का आपको एसपी साहब दे देंगे एग्जैक्ट डिटेल आपको मिल जाएगी। बिहार कोरोना महामारी और बाढ़ त्रासदी से गुजर रहा है, पर इसी माध्यम से राजनीतिक पार्टियां आमजन के बीच पहुंचने का प्रयास कर रही है। तो वहीं राजद के द्वारा पहले लॉकडाउन में लालू रसोई के माध्यम से भूखे को पेट भरने का कार्य भी किया गया। अब इस कार्य को बाढ़ पीड़ित के बीच चलाया जाने लगा है। इसी को लेकर के पार्टी के छात्र राजद प्रदेश अध्यक्ष आकाश यादव मोतिहारी पहुंचे और चिरैया प्रखंड के बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचकर लालू रसोई शुरू करवाया। कि सरकार ने इस बाढ़ में लोगों के साथ घोटाला करने का काम किया। सरकार ने लोगों को आशियाना से लेकर खाना पीना कुछ नहीं दिया। राष्ट्रीय जनता दल वो पहला दल होगा जो लोगों को लालू रसोई के माध्यम से बाढ़ पीड़ित को और सरकार के द्वारा पीड़ित लोगों को खाना देने का काम कर रहा है। उसी क्रम में हम लोगों ने जो सबसे बड़ा समस्या भी देखा है कि महिलाएं, बच्चियां, छोटे छोटे बच्चे नंगे बदन, बिना मास्क के, बिना सैनिटाइजर के, बिना किसी विधि व्यवस्था के सड़क पर, बिना छत के हाईवे किनारे वो लेटे हुए हैं, पड़े हुए हैं। उनके मवेशी हैं जिनको देखने वाला कोई नहीं। भागलपुर में कोरोना महामारी के बीच संक्रमण को रोकने के लिए मास्क, सैनिटाइजर, रुमाल, गमछा जैसे अन्य जरूरी सामान लोगों को उपलब्ध करवाने के लिए डाक विभाग ने पूरी तरह अपनी कमर कस ली है। बाकायदा इसके लिए प्रधान डाकघर में डाक शॉप का उद्घाटन प्रमंडलीय डाक अधीक्षक आरपी प्रसाद ने किया है। तो वहीं इस संबंध में डाक अधीक्षक आरपी प्रसाद ने बताया कि लोगों को सुलभ तरीके से और उचित कीमत पर डाक शॉप के माध्यम से सभी सामान उपलब्ध करवाए जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, आप लोग मीडिया से आए हुए बंधु हैं। मीडिया में पहले भी निकल चुका है कि जो पटना में हम लोग इसको पहले उद्घाटन कर चुके थे। अब बोला गया था कि एक सप्ताह में हम लोग भागलपुर में भी खादी इंडिया से जो समझौता हुआ उसके तहत गमछा, रुमाल, सैनिटाइजर, मास्क की बिक्री करेंगे। आज से इसकी शुरुआत हो गई है और इसको अगर जैसा डिमांड होगा हम लोग दूर के पोस्ट ऑफिस में भी इसको बेचेंगे। रेट अलग अलग है, गमछा का अलग है, रुमाल का अलग है। 25 रुपया से लेकर के 220-240 रुपये तक बिकता है। हर चीज़ का अलग अलग। श्री राम मंदिर निर्माण में मंगल दाहिनी मां मंगला गौरी और भगवान विष्णु की मोक्ष नगरी गया के प्रमुख मंदिर एवं प्रमुख सरोवर की मिट्टी, जल एवं 1.25 किलो चांदी का ईंट विश्व हिंदू परिषद के द्वारा सामग्री एकत्रित किया गया ताकि विहिप के माध्यम से इसे श्री राम मंदिर निर्माण के लिए सुव्यवस्थित रूप से भेजा जाए। आज हम लोग गया की पावन धरती मां मंगला गौरी के प्रांगण में उपस्थित हैं। आज हम लोग यहाँ के स्थानीय पंडा पुजारी के द्वारा यहाँ पर हम लोग अयोध्या धाम में जो मिट्टी भेजी जा रही है उसके लिए इन लोगों का द्वारा व्यवस्था जो की गई है, इन्होंने हमें भेंट किया है। और ये मिट्टी अयोध्या धाम में जो भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है उसके नींव में रखने के लिए मिट्टी भेजी जा रही है और बहुत हर्ष उल्लास के साथ इन्होंने हमें मिट्टी को दिया है। और इस मिट्टी को मेरे माध्यम से ही ये मिट्टी अयोध्या जा रही है और ये प्रबंध करने के बाद यहाँ के लोग बहुत हर्षित हैं। गया वासियों को भी बहुत हर्षित है कि इतना बड़ा सौभाग्य हम गया वासियों को मिला है। सांस लेने में शिकायत के बाद पूरी रात सदर अस्पताल में ऑक्सीजन के सिलेंडर के साथ बैठी महिला की खबर को प्राथमिकता से चलाने के बाद स्वास्थ्य महकमा ने हरकत में आया और महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। आपको बता दें कि इस दौरान
महिला एक दिन भटकते हुए अस्पताल रोड के ही नज़दीक एक निजी क्लिनिक के पास जाकर बैठ गई। साथ में पति भी थे, लेकिन कोई भी मेडिकल सुविधा टेंशन नहीं लेना है। जाइए दोनों लोग जाइए, चलो चलो तो चलिए वहीं पर आइसोलेशन वाले को ले चलिए। बड़ी खबर बक्सर से है, जहां 3 दिन से लापता पंचायत सचिव का शव नहर से मिलने से सनसनी फैल गई। पंचायत सचिव का शव मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि ब्रह्मपुर प्रखंड में कार्यरत पंचायत सचिव श्याम किशोर सिंह सोमवार से लापता थे। वे डुमराव से ब्रह्मपुर जाने के दौरान लापता हुए थे। लापता होने की परिजनों ने डुमराव पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस और परिजन पंचायत सचिव की तलाश कर रहे थे, पर कुछ पता नहीं चल पाया। बुधवार को उनका शव रोहतास जिले के करगहर नहर से बरामद की गई। ये 27 तारीख को निकले थे 9 बजे के लमसम, 9:30 बजे के लमसम निकले थे ड्यूटी के लिए। कहाँ ड्यूटी करते हैं? ब्रह्मपुर ब्लॉक में। कौन जिला में है? बक्सर जिला में। अच्छा, उसके बाद कैसे करते हैं? उसके बाद रास्ते से पता नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं, ऐसे हुआ था। क्या नाम है उनका मृतक का? श्याम किशोर सिंह। अभी डेड बॉडी कहाँ मिला इनका? डेड बॉडी कहाँ मिला? दराड़ी थाना में। मतलब किस हालत में मिला है? मतलब किस हालत में, कहाँ पे मिला? नहर में मिला? कैसे मिला? नहर में मिला था। मतलब कैसे, हाथ पर क्या हुआ? जैसे है वैसे ही था। क्या नाम है इनका मृतक का? श्याम किशोर सिंह। उम्र कितना है? 55 वर्ष हुई ना हो। 55 वर्ष। कहाँ और कहाँ जा रहे थे? जा रहे थे रघुनाथपुर, उनका ऑफिस है, रूम लिए हैं उन्हें। क्या करते थे? क्या करते थे? कर्मचारी थे वहाँ पे, ग्राम सेवक थे। ड्यूटी पर जा रहे थे। अपना ड्यूटी पे। कौन पंचायत के ग्राम सेवक थे? 100 पंचायत था इनके जिले। बक्सर जिला में। हम लोगों का मीटिंग चल रहा था शांति समिति का, उसे हम लोगों का पता चला कि मोबाइल से कि नहर में लाश रह करके आ रहा है। मीटिंग खत्म हुआ। कौन जगह पे नहर में लाश मिला है? नहर में मिला है उसराव राजबाहा कहा जाता है उसको, तेनुआ ग्राम में। हम लोग गए, पूरा झाड़ी वाड़ी में खोजे, आंसू करे तो कुछ बदबू दे रहा था, तो हम लोग पता चला कि मैंने यहीं पर है। वहाँ पर हम लोग जा करके देखे और उसको निकलवा करके ले आए। मैंने किस हालत में डेड बॉडी था ये? हाथ पर किस अवस्था में था, कैसे था? बांधा हुआ था ये। तो क्या लग रहा है, हत्या के अंदेशा है? हाँ, हत्या के हत्या ही है ना? क्या नाम है? बांधा हुआ था। मृतक क्या नाम है? श्याम किशोर सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? डफा डिहरी। कौन थाना क्षेत्र में पड़ता है? सिकरौल थाना, बक्सर। सिकरौल बक्सर। क्या नाम? उस समय कोई हम लोग लवारिस के अथू में थे, किसी को पता नहीं था कि ये लाश कहाँ के है, कैसे है। लेकिन इनका कोई रिश्तेदार हम लोगों के थाना में उनका रिश्तेदारी था, तो ये पता चला कि ये 2 दिन पहले ही इसको धर लिया गया है। तो वो रिश्तेदार लोग गए थे वहाँ भेंट करने के। रिश्तेदारी में नहीं होता है कि कोई काम हो जाता है, कोई कांड हो जाता है तो आदमी रिश्तेदार जाता है देखने के लिए कि क्या हुआ है। तो वो जानता था कि नहीं हमारा रिश्तेदारी में इस तरह के कांड हुआ है, तो वो अनुभव किया कि हो सकता है कि वही उनका नाला से हो। तो वो लोग कर आए और देखे तो पहचान गए कि नहीं। राजधानी पटना में अपराधियों का कहर लगातार जारी है। इसी क्रम में पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र के पटन देवी कॉलोनी स्थित जदयू के नगर निकाय प्रकोष्ठ प्रदेश सचिव के घर पर पहले सुबह अपराधियों ने हथियार से लैस होकर पहुंचा, जहां
जदयू नेता के घर में अपराधियों ने दाखिल होकर मारपीट भी की। तो वहीं जदयू नेता पर अपराधियों के द्वारा फायरिंग करने के क्रम में मिसफायर होने पर जदयू नेता की जान भी बाल बाल बच गई। जहां इस घटना की पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कल जितेंद्र सिंह जो बड़ी पटेल देवी चौराहा के रहने वाले हैं, उनके पुत्र अभिषेक कुमार के घर पर कुछ असामाजिक तत्व और जो शादीपुर के रहने वाले हैं मनोज गुप्ता और मुन्ना ठठेरा, उनके बीच में कुछ पैसे के लेन देन की बात थी। उसी बात को लेकर वो कुछ अन्य लोगों के साथ उनके घर पर चले गए और जाकर उनके साथ घर पर जाकर उनके घर वालों के साथ कुछ बदतमीजी किए और हथियार का भी निकाल कर उनके ऊपर में चलाने का प्रयास किया गया, परंतु फायर नहीं हो पाया। इसी मामले में उनके द्वारा जो है एक लिखित आवेदन थाना को दिया गया। पुलिस जो है उस पर तत्परता से काम की और तुरंत ही उस व्यक्ति जो नामजद अभियुक्त है मनोज गुप्ता की अरेस्टिंग की गई। साथ ही उनके साथ एक और अन्य अभियुक्त जो सागर कुमार हैं, जो भी शादीपुर के रहने वाले हैं, उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। आगे पूछताछ की जा रही है। क्या मामला किस तरह बताया जाता है कि दोनों अभिषेक कुमार और मनोज गुप्ता के बीच में पूर्व का किसी ठेकेदारी के पैसे को लेकर विवाद था। उसमें मनोज गुप्ता का कहना था कि पैसे की हमारी कुछ पैसे है जो बाकी है, जो नहीं दे पा रहे थे। इनके द्वारा बताया गया कि जो पैसे की लेन देन की बात है उसमें हम लोग उसमें टाइम मांग रहे थे कि लॉकडाउन का समय है, बाद में पैसे देख रहे थे। इसी बात को लेकर वो अपने कुछ अन्य साथियों के साथ हमारे घर पर चढ़कर और हथियार के साथ पहुंच गए। गिरफ्तारी में हथियार भी बरामद हुआ सर? नहीं, हथियार हम लोग बरामद करने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें एक अन्य अभियुक्त हैं और उसके घर पर छापेमारी करके हम हथियार। गिरफ्तार जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, क्या उनका आपराधिक इतिहास भी है? क्या बताया जाता है कि वो जो है खाजे क्लास एक मर्डर केस में 2008 में गए थे। अभी पूर्व में उनका इतिहास रहा है। कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं सर? 2 व्यक्ति। मनोज गुप्ता और मुन्ना ठठेरा और उसके सहयोगी, उन लोगों ने मेरे ऊपर फायर किया। कल सुबह 6 बजे मॉर्निंग में वो लोग मेरे घर में घुसे, गालियां देने लगे और बोले अपने बेटा को बुलाओ। और यही हल्ला सुन के जब मैं बाहर आया तो वो मेरे से लड़ाई झगड़ा करने लगा, धक्का धुक्की करने लगा। और फिर जब हम वहाँ से हटने की कोशिश किए तो अपने कमर से पिस्टल निकाल के मेरे ऊपर फायर किया। तो भगवान का लाख लाख शुक्र था कि वो मिसफायर हुआ, इसलिए मेरी जान बच गई, नहीं तो उसने गोली चला दिया था। क्या विवाद क्या था? विवाद था ये कि मेरा कुछ पुराना बिजनेस का मेरा हिसाब निकलता था, वही हिसाब करने के लिए हम हमेशा बोलते रहते थे, जिस वजह से वो गुस्सा में आके हमको गाली गलौज भी किया, सब चीज़ किया। बोला कि हिसाब करते हैं, हम तुम्हारा हिसाब घर पे आके करते हैं। इस मामले में आप थाना को सूचित किया? हाँ, नज़दीकी आलमगंज थाना को सूचित भी किया और 2 लोग गिरफ्तार भी हो गए हैं। मुन्ना ठठेरा भी गिरफ्तार हो गए हैं और उनके साथ का कोई एक व्यक्ति सहयोगी। आपके यहाँ सीसीटीवी कैमरा में सारा चीज? हाँ, मेरे यहाँ सीसीटीवी कैमरा में सारा घटना का सारा एविडेंस एवरीथिंग सब उसी में है। और जो मैं थाना को भी दे चुका हूँ, सब जगह मैं दे चुका हूँ। फिलहाल आज की खबर में इतना ही। आप देखते रहिए प्लस न्यूज़। नमस्कार।